हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ परवेश न्यूटन। मैं आप लोग को जैसा बोले थे कि क्लास 12th का जो भी वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, और हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, हम दोनों मीडियम का आप लोग के सामने अपडेट करता रहूँगा। तो सबसे पहले आज हम क्लास 12th का जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं उनके लिए लास्ट टाइम चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं, जो मोस्ट मुझे वीवीआई ऑब्जेक्टिव लगता है, उसी के बारे में सिर्फ आज डिस्कस कर रहा हूँ। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लगभग सारे ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता दूंगा, और इसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। सिर्फ आप इसको सिर्फ रीड करके जाइए, 100% हम कहते हैं आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, एकदम पूरे करेक्ट, और 100% आप बनाएगा। बस ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है 1 से 4 तक, बस इतना को सिर्फ आप लास्ट टाइम में रीड कीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हर बार पूछते रहते हैं। किस तरह से पूछते हैं, तो आते हैं सबसे फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। देखिए फर्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या होता है, विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। देखिए विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम जो है, इसके बारे में अगर हम बात किया जाए तो देखो, विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम में अगर करें तो सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी हैं, पहला करा एक सरल पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः 3 कूलाम 3 क्यू और बड़ा क्यू आवेश रखे जाते हैं। यदि प्लस क्यू पर कुल परिमाणीय बल 0 हो तो क्यू का मान क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बात क्या बोल रहा है, करा क्यू का मान क्या होगा। तो आप हम लोग को जैसे आप लोग को बताए हैं कि कूलाम बल होता है जो बिंदुओं के लिए होता है, ये हम लोग को स्पष्ट पता है। कूलाम बल 2 बिंदुओं के बीच में ही लगाएगा। यहाँ पर 3 को बात कर रहा है तो हम लोग 2 को बिंदु के बीच में लगाएंगे। जब इसका आप कूलाम बल आप निकालिएगा तो हम बता रहे हैं आपको कि सपोज जैसे कूलाम बल लगाते हैं उसी तरह से, तो इसमें जितना भी अगर आप मान लिए कि कूलाम बल लगा रहे हैं तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट का ए हो जाएगा। कैसे, देखिए एक बिंदु मान लीजिए ए है और दूसरे बिंदु बी है, इन दोनों के बीच में दूरी कितना है, आर है। सपोज मान लीजिए कि ए बिंदु पर कोई भी रहेगा और एक बी बिंदु पर रहेगा, तो इस तरह से जब निकालिएगा तब फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर ए। उसी तरह से आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, बहुत अच्छा इसमें भी सवाल कर रहा है, करा सही कथन बताएं, मतलब सही कौन सा है वो तुम्हें बताना है। तो सही कथन अगर बताने की बात कर रहा है तो पहला करा सही कथन में पहला पढ़िएगा कि 2 सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा करा 2 सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल दोनों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। ध्यान से। तीसरा बोल रहा है 2 सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों बीचों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और डी बोल रहा है, इसमें देखिए 5 ऑप्शन है। 2 सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग समानुपाती। देखो बाबू, आपने कभी अगर कूलाम बल पढ़ा है तो हम लोग जानते हैं कि एफ जो होता है वो समानुपाती होता है किसका, तो Q1 और Q2 का होता है, समानुपाती Q1 Q2। अगर एफ जो होता है अगर बात किया जाए तो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² का। तो ये हुआ समानुपाती और ये हुआ व्युत्क्रमानुपाती। तो तुम ही दिमाग अगर लगाओ कि कूलाम के नियम में समानुपाती कौन होता है, तो आवेश जो होता है समानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो इसका वर्ग के दूरी जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे आपको पता चल गया कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 का जो है वो क्या होगा, सी होगा बाबू। क्या होगा, सी होगा, 2 का सी।
अब इसी तरह से चलते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखिए इसमें ज़रा दिमाग लगे। ऑब्जेक्टिव 3 में बोल रहा है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हर बार क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। तो जैसे कि हम इसमें पहले देखो कुछ थ्योरी बता देते हैं। एक होता है क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण क्या होता है बाबू, तो Q बराबर होता है प्लस माइनस Na होता है, Q बराबर Na। देखो अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और E दिया रहेगा तो तुम Q निकाल दोगे। अब अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसी फॉर्मूला को हो जाएगा Q/A, जहाँ E का मान क्या होता है, तो E का मतलब होता है, इसका मान दिया रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो जब आवेश दिया रहेगा, अगर आवेश दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मान जानते हो तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम निकाल दोगे। लेकिन कहीं भी एकदम दिमाग में बैठा लो, कहीं भी अगर करंट दिया रहेगा तो देखो, अगर करंट दिया हुआ रहे तो विद्युत धारा जब दिया रहेगा तो तुम क्या करना कि पहले हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T। जब I बराबर Q/T तो Q बराबर हो जाएगा बाबू I इंटू टी। Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो तुम क्या करना, पहले से फॉर्मूला जानते हो कि Q/T होता है। अब Q के जगह पर तुम लोग क्या करना, रख देना I इंटू टी बाई कितना आ जाएगा A। अब इस फॉर्मूला पर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला पर क्या बोल रहा है कि किसी अनावेशित वस्तु, मान लीजिए कि ये वस्तु जो हमारे पास है, ये वस्तु जो हमारे पास है, तो इस पर कितना कूलम का है, वैसे ये मान लो इस पर, तो ये वस्तु किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम, इस पर आवेश कितना है 1 कूलम का है। आवेशित होने के लिए उसके निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब इस पर 1 कूलम है तो हो जाएगा क्या, N बराबर हो जाएगा तो 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। अब तुम इसको डिवाइड दो, 5 हटाएंगे, ऊपर तुम 0 कर दो, आई हो जाएगा 5 दूनी 10, आई हो जाएगा 8 दूनी 16, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.625 आएगा। मतलब कि लगभग में जब आपको आंसर बनाना है तो आप इसका आंसर की अगर बात करें तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो कैलकुलेट अगर आप कीजिएगा तो 3 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा A 6.25 इंटू 10⁻18। देखो अब हो जाएगा 0 पॉइंट आएगा तो पॉइंट नीचे से ले जाकर ऊपर करना तो कितना हो जाएगा 18 के लगभग होगा। बाबू कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे पढ़ते हैं। करा है क्वेश्चन नंबर 4 में करा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब तुम ही सोचो यार कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है। क्या इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश की बात कर रहा है 4 में, तो क्या मतलब कि 19 वाला, ये तो बात कभी तो सुन में नहीं किया यार, ये कभी होता ही नहीं बाबू। और तुमको बात करें तो 2 इंटू 10⁻, कभी होता ही नहीं है, इनमें से कोई होता ही नहीं है। तो एक ऑप्शन तेरे पास बचा क्या है, तो ऑप्शन बी जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की बात करेगा तो आप कितना बोलिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कोई दिक्कत, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें, किसी माध्यम की अपेक्षित पारवैधुता एप्सिलॉन आर के बराबर होती है। अब देखो ये दिमाग लगाओ कि किसके बराबर होता है यार, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके बराबर होता है। देखो एप्सिलॉन आर बराबर, देखो यहाँ पर सुन लो, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी इंग्लिश बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये तो लग रहा है कि यार 5 का ऑप्शन नंबर यहीं पर है यार, 5 का ए, 5 का कितना नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप कंटिन्यू याद रखते चलिएगा। उसी तरह से आगे चलते बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 का देखो,
r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, वाह क्या क्वेश्चन पूछा। अब तुम ही साथ सोचो यार, कूलाम बल के जब होता है, कूलाम बल के तुम जानते हो नियम, कह रहा r दूरी से विलग सेपरेट दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल क्या होता है, समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है तुम ही सोचो, तो किसका समानुपाती होगा यार, कह रहा है r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल समानुपाती, तो दूरी एक न होता है, किसका होगा है, दूरी एक न होगा यार। तो देखो दूरी की तो ये खाली का किया है यार, ये अगर हम लोग जानो कि एफ जो होता है इस तरह से होता है 1/r², तो ये r पर पावर 2 न है। अगर इसको मान लो नीचे पावर पॉजिटिव में है, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, r पर पावर -2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन तुम देखो कौन सा है, r² होगा नहीं, r के होगा नहीं, इसका होगा नहीं, तो यही ना बचा है यार कि r पर पावर कितना हो जाएगा -2, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, बोल रहा है 7 का भी। अब साइलेंट नोट का मात्रक होता है बाबू, इसका निकाल सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर k q1 q2 बाई 4 साइलेंट नोट, 4 यहाँ पर क्या बिमालेस होगा, तो अब साइलेंट नोट का मान अगर इसका निकालोगे तो बहुत सिंपल यार, 7 का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, फोर्स पर मीटर। या फिर इसका और एक मात्रा होता है उसको भी निकाल सकते हैं। अब दो मात्रा किसका होता है, रखिएगा नहीं बाबू, निकालना है। फिर कह रहा है कि मुक्त आकाश की परावैद्युता, बहुत बारे पूछे यार, तो सिंपल है, मुक्त आकाश की तो हम लोग पहले से याद किए हैं कि 8.85 × 10⁻12 फोर्स पर मीटर जो होता है वो इसका मान होता है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखो तो कह रहा एक कूलम वह आवेश है जो 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित। अब बोल रहा है बाबू जितना भी Q1 बराबर है Q2 बराबर है वो सब आप कितना लीजिएगा, तो 1 ले लीजिएगा यार, Q1 Q2। और दूरी भी कितना ले लीजिएगा बाबू, दूरी भी ले लीजिएगा यार 1। आप तुम ही कैलकुलेट करके देखना, कूलाम के नियम के फॉर्मूला पर रखना, तो क्या ऑप्शन नंबर जो आपके पास जा रहा है क्या इतना आता है कि नहीं आता है। बात समझ में आया। ए बराबर होता है k Q1 Q2 बाई r²। Q1 का वैल्यू भी तुम 1 लेकर चलो, Q2 का भी 1 लेकर चलो, और दूरी भी कह रहा उसका भी 1 लेकर चलो। अब तुम देखो जब दोनों को 1 लेकर चलोगे क्या 9 × 10⁻9 आता है और कि नहीं आता है, ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा। उसी तरह से चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया, कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच के लगने वाला बल हो जाएगा। वाह क्या क्वेश्चन है, कह रहा है दो आवेशों के बीच, अब दो आवेश है, दो आवेश को तुम आधा कर दो, दो आवेश को आधा कर दो, तो पहले से 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो 2 गुना होता है, और दोनों को आधा कर दो तो ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये तो सिंपल है यार, 10 का d कितना हो जाएगा, 4 गुना। अब लोग सोचेगा आधा मतलब कर हाफ कर दे लोग, ये तो ये वाला कभी होगा नहीं, कोई कर दे ये होगा नहीं, 2 गुना मतलब है 2 गुना नहीं, 1/2 होता है। तो समझ रहे हो कि पहले से 2 बिंदु रहता है, और उसको अगर मान लो कि एक लाइन ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि 4 गो मान लो, एक बिंदु ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहीं से तुम जोड़ो कैग हो जाएगा कूलाम बल, पहला दूसरा इधर आ जाएगा तो तीसरा, तो बिंदु कितना बना 1 2 3 4। अब अगर मान लो कि इसको तुम हटा दे तो इसको हटा दो तो खाली यहाँ से यहाँ तक कूलाम बल भी लगा सकते हो, तो 4 गुना होगा। कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, 11 में तुम देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव है, किस आवेश का अस्तित्व संभव है। अस्तित्व की बात कर रहा है, अस्तित्व का मतलब होता है किस पर रहेगा यार, ये तुमको बताना है। तो देखो ऐसे सिर्फ अस्तित्व संभव नहीं बोल रहा है यार, संभव नहीं है। तो तुमसे 16 दूनी 32, तो ये तो संभव था, 16 चौका 48, 16 चौका 64 ये भी संभव था, 16 संभव ऑलरेडी है, लेकिन एक कभी संभव, ऑप्शन नंबर सी संभव नहीं है। क्यों, यहाँ 2.2 है। अगर तुम देखो कैसे कि Q बराबर अगर मान लो प्लस माइनस एन ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन का इसका मान तो तुम जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है,
अब न्यूटन ए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, जब 0 रखेंगे तो 0 होगा, 1 रखेंगे तो 1.6 होगा, अगर n के जगह पर 2 का मान रखो तो 16 दूनी 32 हो गया 3.2, अगर 3 रखें 16 3 48 होगा, 4 रखें 16 चौका 64 होगा। तो तुम ही बुलाओ, तो जितना मान रख रहे हैं वो सब तो संभव में जा रहा है, लेकिन क्या इस पर क्या मान रखेंगे हम कि तुम देख सकते हो ऑप्शन जो बी है अति सी है कि 2.4 आएगा, किसी में नहीं आएगा, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है वो गलत है, ये वाला ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। यही खाली संभव, और अगर संभव की बात करता तो ए और बी और सी तीनों में चला जाता, बात समझ में आया ना। चलिए अगला फिर से बोल रहा है, पारवैधता का एसआई मात्रक होता। अब देखो उधर से भी एक पर मीटर बोला निकाले, वो भी याद रखना। यहाँ पर क्या करा, एसआई मात्रक की अगर बात करा तो पारवैधता मतलब 12 के, तो तुम फिर से सुनो 12 का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो कौन सा वो F बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं Q1 और Q2 का आवेश का कूलम हो जाएगा और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसके बाद तुम फोर्स का न्यूटन होता है, तो तुम वहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। देखो अब डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है तो हम तुम्हें बता सकते हैं, बट कैलकुलेट इस पर बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेट कर करके आप वीडियो को पॉज रोक दीजिए और उसके बाद तुम कैलकुलेट करो, और जैसे जैसे बोलते हैं उसे कैलकुलेट करने के बाद फिर उसका ऑप्शन तुम मार लो। बात समझ में आया कुछ? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा, किसी पारवैधता का पारवैधतांक जब साइलेंट आर ठीक है हो तो उसमें निम्न दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, तो पारवैधुत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा, क्रियाशील बल का मान होगा। अब देखो बाब कितना हो जाएगा बल हटाएंगे तो, यार तब तुम सोच सकते हो कि अब बल ने तू कर रहा है यार, तो 7 का भी होगा। अब साइलेंट और पारवैधुता में तुम क्या हटाना चाह रहे हो, तो बल ही ना साथ लगेगा, कुछ और लगेगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। आवेश का वितरण तुम अब समझो कैसे वितरित करेगा यार, तुम खुद दिमाग लगा सकता है। तो वितरण करने के लिए क्या सतह पर वितरण करेगा? नहीं। क्या इसके सतह के अलावा अंदर भी? नहीं। ये सब थोड़ा होता है, केवल भीतर? नहीं। और तुम बाबू कह रहा है कि किसी अचालक पदार्थ, यार तो इसमें से कोई नहीं होगा, यहीं पर सीधा समझ जाओ यार, अचालक। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि r दूरी से विलग मतलब अलग अलग करना, दो आवेशों के बीच एक बल लगता है, यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, बल कितना होगा? यार मान दूना, ये देखो मोस्ट VVI क्वेश्चन अभी हम जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा VVI है, बाकी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि कितना मान होगा, तो तुम ही सोचो यार कि जब पहला क्या कर रहा है, 2 गुना, तो 2 गुना, अगर मान लो कि 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। बात समझ में आया ना। इसको कैलकुलेट, आधा है तो 2 और उसको फिर करो बल, तो 2 में से आधा लगाया तो इधर आधा इधर आधा, तो 2 और 2 4, और फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 4 गुना कर दो तो 4 चौका 16, तो कितना हो जाएगा आंसर बाबू? 15 का सी। अगर आपको देखो किसी तरह का भी अगर और दिक्कत है तो और कमेंट बॉक्स में जाकर हर एक ऑब्जेक्टिव के बारे में आप मुझे बताइए कि सर इसका एक्सप्लेन दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन करके पेन से फोटो खींचकर आपका कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कूलम बल है। अब बहुत बाबू ये देखो हर बार पूछा यार, कूलम बल है, कूलम बल मतलब कौन कौन से बल है? तो पहला देखो केंद्रीय बल है और क्या है, विद्युत बल है, दोनों बल है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि कौन कौन से बल है, तो तीनों, 1 2 3, ए और तथा बी दोनों का सर, चाहे 1 गो देगा तो केंद्रीय बल, 2 गो देगा विद्युतीय बल, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, दूसरा पर आ जाते हैं। सेकेंड चैप्टर जो है बाबू वो कह रहा है विद्युत क्षेत्र
और गॉस का प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। अब विद्युत क्षेत्र देखो, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ज़्यादा तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तुम लोग बार बार बोलते हो किसी भी ऑब्जेक्टिव को रटा मत कीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए यार, सोल्यूशन निकालिए, बहुत ईजी है, सोल्यूशन निकालिए आप लोग। बहुत ज़्यादा भी अगर हम इतना क्वेश्चन करवा देते हैं तो शायद आप लोग का बहुत ज़्यादा रिविजन हो जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत अच्छा से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन इसका याद रखिए, ठीक है, उसी से आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ज़्यादा बात करते हुए नहीं आते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है पहला कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर, पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं इसमें आवेश क्या होता है, स्थिर रहता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर कह रहा है एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। अब क्या उत्पन्न करता है, क्या केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्पन्न करता है, बात को समझिए, क्या केवल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों के लिए करता है, न चुंबकीय क्षेत्र और न विद्युतीय क्षेत्र के लिए। तो देखो बाबू, जब भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए कभी भी उत्पन्न नहीं करता है, ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, तो तेरे पास बचा क्या, केवल विद्युतीय क्षेत्र के लिए उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा बी। सेकंड बोल रहा है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ये तो सिंपल है यार, एक बिंदु आवेश के लिए निकाल दो। तुम क्या करो कि जैसे अगर मान लो तुम लोग पहले से तुम लोग जानता होगा यार कि कोई एक बिंदु A है, इस पर तुम मान लो कि Q आवेश है, और अनदर बिंदु B मानकर इसके बीच का दूरी कितना है, R है, और तुम इस पर का विद्युत क्षेत्र निकाल दो। जब इसके लिए विद्युत क्षेत्र तुम निकालोगे तो एक बिंदु आवेश के लिए जब विद्युत क्षेत्र हम लोग निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपल होता है, ये तो फॉर्मूला है Q/4πε0 R²। थ्योरी बहुत अच्छा है, थ्योरी आप पढ़ सकते हैं एक बिंदु आवेश के लिए। चलिए तीसरा ऑप्शन कर रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश होता है। अब फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश क्या होगा यार, ये बात समझना चाहिए। तो फ्लक्स के भीतर मतलब गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो यही न होता है कि Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। देखकर परिभाषा से नहीं तुमको पता चल रहा है यार कि 1/एप्सिलॉन है, इसका मतलब उसमें कितना गुना करेंगे चार्ज में, तो 1/एप्सिलॉन को गुना कर दो, यही ना हो जाएगा अंदर का। चलिए तीसरा ऑप्शन कर रहा है आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। अब तुम ही सोचो यार विद्युत तीव्रता क्या होता है, तो विद्युत किसी खोखले गोलीय चालक ने करा है, तब विद्युत तीव्रता तो आपको तो यहाँ डायरेक्ट होना चाहिए यार कि अंदर का विद्युत, अब मान लो कि गुलाम बल के, अच्छा गुलाम सॉरी, तुम इसका गॉस प्रमेय के तुम जब प्रूफ कर सकते हो अनुप्रयोग, तो 4 गो अनुप्रयोग होता है। तो तुम ही बताओ यार कि जो ऑप्शन ऐसे था एक और था, तो इसका अंदर वाला के बात कर रहा है ना, तो अंदर वाला के क्या हो जाएगा, तो 4 का 4 का C हो जाएगा, 4 का C हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इस तरह से याद रखिएगा, 4 का C 0 होता है, ठीक है ना। अब आता है 5th नंबर में, आता है 5th नंबर में बोल रहा है किसी आवेशी चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पृष्ठ घनत्व की 1/एप्सिलॉन गुना जहां एप्सिलॉन मुक्त आकाश की पार है। तो कौन सा इसमें सत्य है। अब सत्य की बात अगर कर रहा यार, तो सत्य की बात तो हम यही जानते हैं कि अगर सत्य की बात किया तो तू सिंपल सोचो, एक तो एम्पियर का नियम नहीं है, दूसरा कह रहा है कि कूलाम का प्रमेय, यार तो इसमें कूलामे का प्रमेय नहीं लेते हैं, गॉस का तो अभी प्रूफ है नहीं कि एम्पियर का नियम होता है विद्युत धारा में, गॉस प्रमेय हम चैप्टरे पढ़ रहे हैं, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन तेरे पास वही नहीं बोला, कूलाम के नियम। अनंत लंबाई वाले अवबेलनाकार वाला पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन हुआ, तो 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, λ/2πε0 इंटू R होता है। प्रूफ करके आप देखिएगा, जब भी इसका निकालिएगा ना तो λ/2πε0 R² होता है। ऑप्शन नंबर 7 में करा एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता
विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इस पर कितना हो जाएगा, तो 7 का 20 सतह के लंबवत होती है। क्या होता है, सतह के लंबवत होती है। बात समझ में आया, सतह के लंबवत होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलो। 8 नंबर बोल रहा है यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम्ब हो उसी सतह पर विद्युतीय फलक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, देखो पूछा हुआ बिहार बोर्ड में, ठीक है, और 2013 में पूछा, रिपीट कर सकता है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, अब निकाल सकते हैं। करा कि यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम में विद्युतीय फ्लक्स कैलकुलेट करना, तो 36 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर फार्मूला, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस, तुम बना फाइव बराबर ई डॉट डी एस, ठीक है ना, वहां पर से आवेश का मान रखो, निकल जाएगा। 9 नंबर में बोल रहा है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो देखो पतली चादर की बात कर रहा है, तो जब चादर की बात कर रहा है तो चादर का क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ याद दिला देना है। अब देखो ऐसे पास करना बाबू, ठीक है ना, और कुछ ऐसे वाला पास करना, ये होता है गॉस का फलन। यहाँ पर का इसका निकाल देना, ठीक है, आराम से निकल जाए। और एक हो इस तरह का होता है, देखो, ठीक है, जुलाई से ऐसे यहाँ पर के निकाल देना। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो अब पहले हम बता दें 9 का क्या होगा, 9 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, 9 का बी। 10 पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ चुका है, हो सकता है इस बार आने वाला भी है, ठीक है ना। और करा यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभी तल क्या होता है। समविभी तल होता है जो ऐसा तल जिस पर विद्युत क्षेत्र और विभव का मान बराबर होता है। जिन लोग पढ़ रहे होंगे लग रहा होगा कि सर ये सब तो थ्योरी आप बताएं क्लास में, हम बार बार ये सब थ्योरी के बारे में बोलते रहते हैं। तो तल के बराबर होता है। जब तल की बराबर की बात कर रहा है तो पहला 10 का बी ऑप्शन वाई और जेड तल के में होगा, ठीक है ना, वाई और जेड में रहता है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा, क्या बात है यार, ये तो एकदम सिंपल मजाक कर रहा है यार, ये कोई क्वेश्चन हुआ। तो इसमें तो यही ना हुआ, एक होता है न्यूटन पर कूलम, एक होता है वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और दूसरा मात्रा क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। अब कोई बोलेगा सर इसको कैसे होगा, तो यार इसका देखो तुम लोग सिंपल बताओ कि E बराबर अगर होता है F/Q, तो बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, और आवेश का क्या होता है कूलम, तो क्या N और C-1 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हम बार बार बोल रहे हैं कि वही ऑब्जेक्टिव हम आपको डिस्कस कर रहे हैं जो आपको 100% संभव है। हम आपको ये नहीं कर रहे हैं ये हो जाएगा वो आ जाएगा बहुत तरह से चिल्ला, नहीं, हम वही क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम में रिपीट करें, क्योंकि हमारे पास मात्र 7 डे है, इस 7 डे में हमको पूरा कंप्लीट करना। तो चलिए, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण, देखो गुरुत्वाकर्षण ये दोनों है, तो तुम क्या करना बाबू, हम लोग Fg गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान जानते हो। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, m1 m2 g m1 m2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और कूलम्ब बल क्या होता है q1 q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है ना। उसका अब दोनों का मान, दोनों का रेशियो रख देना, और इसमें इलेक्ट्रॉन का मान को जब काट देना तुम, तो जानते हो इसका ऑप्शन, तो 12 का d, 12 का डी ऑप्शन, इसको कैलकुलेट करना अपने आप आ जाएगा, दोनों का रेशियो निकाल देना। उस वहाँ पर क्या कर देना, तो दिए गए इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों इस तरह से रखते हैं तो आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻14 है। अगला करा है 13 में कि करा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो ये तो सीधा या संरक्षी बल होता है। क्या होता है ऑप्शन, संरक्षी बल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा संरक्षी बल, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगला चैप्टर, अब इसका इस चैप्टर का लास्ट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग आ जाते हैं। देखो बाबू हम बार बार तुमको बोल रहे हैं कि आगे चैप्टर जितने भी इसमें करवा रहे हैं उसको ध्यान से आप करते जाइए। एक टाइम आपका आ जाएगा कि आप उस लाइन तक वहाँ पर पहुँच जाओगे और टोटल आपसे बनने लग जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा चैप्टर में कर रहा है विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव, विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है। तो इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें खास करके जो अक्षीय और निरक्षीय वाला पॉइंट आ जाता है उस पर हम लोग को बनाना पड़ता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं आगे बढ़ते चलते हैं। पहला तो विद्युत तीव्रता का मात्रक ही बोल दिया यार, तो इसका तो हम लोग सिंपल करा है कि जब विद्युत तीव्रता का ही मात्रक बोल रहा है तो ये हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक हम लोग जानते हैं,
तो अब VVI भी है, चलिए भाई VVI भी है, तो फर्स्ट का वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है, इसमें कोई बात की बात नहीं है। सेकंड करा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है? वोल्ट बाई मीटर, अरे यार अभी तुरंत तो बनाओ यार, किस राशि में? तो विद्युतीय फ्लक्स का होता नहीं है, क्या विद्युतीय विभव का होता नहीं है? तो ये तो एक तरह से मजाक ने करा यार, ऊपर भी वही क्वेश्चन और नीचे भी वही क्वेश्चन, बाहरे वाह क्या बात है। अच्छा तीसरा क्या बोल रहा, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिमाणी विद्युतीय बल होगा। अब सोचो कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है और उसका परिमाणी पूछ रहा है यार, तो उससे तो हमेशा शून्य होगा, क्योंकि दोनों, एक पर प्लस आवेश और दूसरे पर क्या है माइनस आवेश, तो हमेशा किस में चला जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर इसमें जान नहीं है लेकिन पूछ सकता है ना। अब देखो ये संबंध पूछता है यार, ये संबंध पूछ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग का है, करा है क्या, करा इसमें कि विद्युत क्षेत्र और विभव V के बीच संबंध होता है, तुम ही जानो यार क्या होता है। तो इसमें संबंध पूछ रहा है ना, तो संबंध पूछ रहा है तो माइनस dV/dx होता है, हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव बहुत लोग गलत पढ़ लेते हैं, गलत याद रख लेते हैं, प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है। देखो E बराबर होता है माइनस dV/dx और V बराबर भी होता है माइनस dV/, दोनों को वही ना करा। अब लग रहा होगा कि आई सर यहाँ पर है E बराबर dV/dx और दोनों सेम है, तो यहाँ देखना, देखो यहाँ E है तो यहाँ V है, और यहाँ देखो V है तो यहाँ क्या है E है। बात समझ में आई। चलिए फिफ्थ नंबर पर आते हैं, करा आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोले की बात कर रहा है यार, तो खोखले गोले की जब बात करें अंदर में, तो फिफ्थ का, तो तुम उसका तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, और तुम कैलकुलेट अगर करोगे तो तुम करो, तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शून्य होगा। अभी कुछ देर पहले भी बताए थे, ठीक है, फिफ्थ का बी। खोखले गोले अंदर, बोल अंदर की बात कर रहे हैं ना, तो उसका शून्य होता। चलिए करा क्वेश्चन नंबर 6 पर, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप दोनों होता है। बाबू ये एकदम हमेशा याद रखिएगा, धनात्मक और समरूप दोनों होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर पर आते हैं, कह आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, एक खोखला गोलाकार चालक है उसके केंद्र पर क्या होगा, ठीक है ना। तो केंद्र की अगर बात कर रहा है तो विद्युतीय क्षेत्र और विभव दोनों ही शून्य, नहीं ऐसा नहीं होता है। विभव शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं, हाँ ये बात आया, तो 7 का सी सही हो जाए। विद्युत क्षेत्र शून्य होगा लेकिन उसका विभव शून्य नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे करा, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक दिशा, अभी तुरंते नहीं बनाया यार, फिर उधर क्वेश्चन रिपीट मार दिया ये, अरे ये तो रिपीट है ना बार बार मार, इसका मतलब है कि आएगा, इसका मतलब है कि ये आएगा। चलिए 8 का बी, इसका तो बी होगा ऑप्शन। करा समरूप एक दिशा में समविभी तल वाला है तो 8 का बी आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20 पे, 9 नंबर पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कुल, बात को यहाँ समझो, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का वोल्ट विभव, और यार इस तो सिंपल कर सकता है यार। तो 9 का कैसे, तो तुम यार भी बराबर तुम जानते हो कि W/Q होता है, रखने यार, आ गया कि नहीं आ गया, है ना, तो हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। ये सब को ये चांस नहीं यार कि पूछेगा, मुझे नहीं लगता है सब, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, करा है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। यहाँ समझो, अब जैसे वहां पर विद्युत क्षेत्र का निकाले थे सेम यहाँ पर करा है, तो एक बिंदु आवेश पर बोल रहा है ना, एक बिंदु आवेश पर बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, Q/4 पाई ऑप्शन, क्योंकि V का फॉर्मूला ही होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है, R का स्क्वायर R होता है। अब R स्क्वायर कर देंगे तो किसका हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। चलिए विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा का, देखो इस बार इसका सब्जेक्टिव भी बहुत VVI है, ये वाला एकदम पढ़ लेना। r थीटा मतलब कि कोण भी रहेगा और लेंथ भी रहेगा, दोनों के बीच का व्यंजक दिया जाता है, तो दोनों के बीच का अगर व्यंजक की बात करेगा तो बाबू इसमें क्या होता है, तो इसमें हो जाता है P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना, ये वाला याद रखिए, P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
अब क्या बोल रहा है, इस पर देखो हिंट्स भी दिया हुआ, कह रहा है कि दो प्लेटों के बीच विभवांतर इतना इतना, दोनों प्लेटों के बीच स्थित इलेक्ट्रॉन, ये तो निकाल सकता है यार। अब क्या होता है इसके बीच में अगर तुम करोगे तो, क्रिया बल की बात नहीं कर रहा है, तो बल की बात कर रहा है तो क्या हो गया, कुछ नहीं है। इस पर निकाल दो, निकालने के दो इलेक्ट्रॉनों को। हम लोग समानांतर प्लेट सी बराबर जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, अगर उस पर कैलकुलेट कर चाहे तो ई बराबर वी बाई डी इंटू आवेश उसमें मल्टीप्लाई कर दो और जो कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो 12 का आंसर क्या आ जाएगा, तो 12 का आंसर डी होगा, 4 × 10⁻⁻12 न्यूटन। ठीक है ना, चलते हैं आगे। 13 नंबर पर बोल रहा है, यदि दो सुचालक गोलों अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो, पहले अलग कर रहा है यार फिर जोड़ दे रहा है, क्या बात है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ये तो कभी नहीं होगा। दोनों का आवेशित संरक्षित रहता, हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ो, ऊर्जा एवं आवेशों दोनों संरक्षित होंगे, ये भी नहीं यार, इनमें से कोई नहीं, तो ऑलरेडी नहीं होगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 13 का बी। दो आवेशों दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, कोई बात नहीं। चलते हैं, करें एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युतीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होगा द्विआघूर्णन विद्युतीय। अब इसको निकालना क्या, देखो P cos थीटा होता है ना, उसका अगर फॉर्मूला तुम लाना तो W बराबर होता है PE cos थीटा। अब इसका मान तुम रखते चलो जाओ, तो कहाँ पर महत्तम होगा यार, यही तो निकालना है ना, कहाँ पर महत्तम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 14 का है बाबू, पाई रेडियन 180 डिग्री पर क्या होता है, महत्तम है। सब कहेंगे थीटा का मान देखते जाना, और थीटा का मान रख दे 0 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री, सबका मान रख कर चेक करना, जहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस में आ जाएगा तो वहीं पर महत्तम हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में कभी महत्तम नहीं होगा। दूसरी पॉइंट बोला है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। देखो टॉर्क बराबर की बात करें, P आघूर्णन वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, तो टॉर्क बराबर होता है अब बल गुने परपेंडिकुलर लंबवत दूरी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E, है ना, P क्रॉस E। अब हमको जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो एक में करते थे यार P sin थीटा, तो A क्रॉस B ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा जब हटा रहे हो तो यहाँ क्रॉस है ना, तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का H क्रॉस P क्रॉस E। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव E2, ये भी तो सिंपल है यार, इसको भी तुम निकाल सकते हो, तो 16 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक आर दूरी पर, देखो इस तरह से इसका फिगर बनाना यार पहले, ठीक है, और दोनों के बीच लंब समद्विभाजक इसको निकाल देना, तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ये वाला -16। ठीक है, 17 का आंसर पर आते हैं। करा एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब सरफेस डेंसिटी सिग्मा होता है, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E तथा चालक का विद्युत विभव भी आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, गोले की त्रिज्या कितना कर रहा है आधा, तब इस गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र विभव होगा। बाबू क्वेश्चन नंबर 17 आएगा ही आएगा, एकदम 100% श्योर है। अब इसको तुम कैलकुलेट अगर करना तो 17 का तुम कैलकुलेट करेगा तो 4E/2 वोल्ट ऑप्शन ए तो होगा, हम पहले ही बता रहे हैं ऑप्शन ए तो होगा, लेकिन ऑप्शन ए को कैलकुलेट करना है तो उसको सिग्मा बराबर होता है, उसको कैलकुलेट करना सरफेस डेंसिटी को, उस पर कैलकुलेट करना 4E/2 भी होगा। तो इसको कैलकुलेट करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, चलिए 18 का आते हैं। करा है कि एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र भी हो और आवेशित रखे पर गोले की त्रिज्या का आधा कर दिया था। यही क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको भी उसी फॉर्मूला सेम, दोनों सेम ही चीज़ पर बनेगा, दोनों अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ पर दोनों काम करेगा। ठीक है, अच्छा 19 का क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
अब पूछता भी है 19 का, करा विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य होता है। अब फिर बता रहे थे क्वेश्चन कि जो एंगल का मान रखोगे ना, थीटा का मान 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो उस पर महत्तम और मिनिमम कम होगा। तो यही वाला फॉर्मूला है, W बराबर P अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, इस पर रखोगे सारा आंसर चला आएगा। ठीक है ना, मस्ट भी आई है। चलिए, तो इस तरह से जितने भी चैप्टर है उसका सब्जेक्टिव हम आपको बताते चल रहे हैं। और जितना भी देखो कैलकुलेशन करने की बात करते हैं बाबू, आप कैलकुलेशन करते रहिएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस आपसे कैलकुलेशन नहीं होता तो आप मुझे जल्द ही, बहुत जल्द ही आप हमको उसका अवेलेबल करेगा, हम आपका सोल्यूशन करके दे देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बाबू, तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि कम समय में, मात्र 7 दिन में हम आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सारा चीज़ को हमको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट चैप्टर आते हैं, संधारित्र तथा स्थिर वैद्युत जनरेटर। अब देखो इस पर ज़्यादा करके सीरीज समानांतर और श्रेणी क्रम पर भी न्यूमेरिकल दे देता है, ऑब्जेक्टिव दे देगा, कोई बात नहीं। चलते हम लोग स्टार्टिंग से आते हैं। करा किस संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। वाह रे वाह, ये तो एकदम एक कोई क्वेश्चन हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें डायरेक्ट चल जाना, करा किसी संधारित्र की धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है यार। तो पहले तो धारिता का मात्रक अगर बात करें तो उसमें फराडे में हम लोग आज तक चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फराड हो जाएगा। ठीक है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। हाँ, ये क्वेश्चन में दम है। करा वायु में गोली चालक की समानुपाती, गोले के द्रव्यमान के, गोले के त्रिज्या के, देखो यार जब भी होगा तो समानुपाती किसका होगा, त्रिज्या का होगा। थर्ड का, जब समानांतर पट्टिका वायु के संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो उसकी धारिता क्या होगा। जब समानांतर पट्टिका अगर बढ़ रहा है तो उसका धारिता क्या होगा, घटेगा, धारिता का मान घटते चला जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद कहता है समानांतर पट्टिका वायु के संदर्भ में, जब वायु के स्थान पर उच्च पारगम्यता नियतांक का एक मान रखा जाए, कुछ उस पर अगर मान रख जाए तो उस संधारित्र की धारिता घटेगा कि बढ़ेगा। इस स्थिति में क्या होगा कि इसका मान बढ़ जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है सब क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। करा है कि भिन्न धारिता वाले 3 धारित्रों को श्रेणी में तुम जोड़ कर देख लेना। श्रेणी मतलब तो समझ रहा हो ना, दोनों को श्रेणी में तुम जोड़ कर देख लेना और देखना इसका क्या आता है। तो करा 5 का ए समान होगा 20 संधारित्र की धारिता बने। अब इस पर बात करा धारिता 3 को कोई भी है तो उसका क्या करना कि तुम जोड़ना। तो सेम पर अगर तुम जोड़ोगे बाबू तो जोड़ने पर तेरा क्या आएगा, तो समान होगा। 5 का ए, ऑप्शन देखो 2 ही दिया हुआ है। ठीक है ना, अब बी सी रहता लेकिन हमारा समान होगा, ये याद रखना। फिर कह रहा है 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी में जोड़ रहा है। तो तुम श्रेणी मतलब क्या होता है यार, ऐसे करके जोड़ ले जाओ, यही ना हो गया। और 2 बिंदु पर लगा दो दोनों का। हाँ, एक चीज फिर से बोलना है कि देखो बहुत लोग क्या करता है कि इसका फॉर्मूला, धारिता का फॉर्मूला और जब प्रतिरोध का फॉर्मूला, दोनों में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन की बात नहीं, बहुत आराम से याद रखना, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तीनों को तुम जोड़ देना, ऑप्शन आ जाएगा। जब ऑप्शन आएगा तो क्या होगा, 6 का हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोल्यूशन कर सकते हैं आप तीनों को जोड़कर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 पे। 7 करा संधारित्रों के समानांतर योजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है। हाँ, ये बात है। तो समांतर क्या होगा, समान होगा, विभव पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, धातु के बने 2 गोलाकार चालकों की धारिता C1 और C2 है, दोनों पर कुछ आवेश है। यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर विद्युत आवेश Q1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, Q1 और Q2 का आवेश का बोल रहा है। तो Q1 और Q2 बोल रहा है, तो Q1/Q2 एक दूसरे का क्या होगा, Q1/Q2 C1/C2 बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ा जाए। समान धारिता, तो समान कितना, 6 माइक्रोफराड है। तीनों को तुम जोड़ देना, किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़कर तुम उसका अगर फॉर्मूला निकालना कैलकुलेट करके, तो देखना कि ऑप्शन नंबर 54 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ देना, 6 3 बार ले लेना और उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से करा 10 में
10 पर बोल रहा है कि 4 संधारित्र उपलब्ध है, 4 गो उपलब्ध है 2 माइक्रोफराड एवं 8 माइक्रो संधारित्र बनाने के लिए उसे जोड़ना है। 4 गो बनाना है यार, तो 4 गो बनाने के लिए तुमको क्या करना है, समानांतर में तू एक दूसरे को रखना। बात समझ में आया? एक दूसरे को क्या करना, समानांतर में रख देना। 2 गुने 2 गुने 4 गो हो गया। बाकी तुम अपना कैलकुलेट क्या करना है, इसमें खाली बनाना है, समानांतर में रख देना। ठीक है। 11 नंबर में करा है बाबू, करा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनमें समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, समानांतर में जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समानांतर में जोड़ना पड़ता है। 12 नंबर पर आ जाओ। समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समानांतर और फिर श्रेणी में जोड़ा जाए तो दोनों का स्थापक तुल्य धारिता क्या होगा, तो तुल्य धारिता बाबू n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। ये अब सेम है यार, दोनों का समानांतर श्रेणी में जोड़ दो, उसके बाद निकाल दो। 13 में बोल रहा है एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच अभ्रक मिक्का डाला जाता है। एक पतली प्लेट, तो मिक्का डालता है बाबू तो बढ़ जाता है मान। मिक्का डालने पर इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही दोनों के प्लेटों के बीच में मिक्का डालोगे इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? चलिए फिर बोल रहा है कि 14 में 1 माइक्रोफराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े हुए हैं। किस में जोड़े हैं, समानांतर क्रम में। इनके श्रेणी क्रम में 0.5 एक उस समानांतर में होकर नीचे जस्ट किस में, श्रेणी में है। तो तीसरा संधारित्र जोड़ा परिणाम, तीसरा संधारित्र का मान तो निकाले, मान लो तीसरा का सी मान लेना। तो सी मानकर अगर तुम निकालोगे तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 14 का 0.4 माइक्रोफराड हो जाएगा। बात समझ में आया? कुछ कैलकुलेशन देखो करना, फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं उस पर कैलकुलेशन कीजिए। बार बार बोल रहे हैं अगर नए कैलकुलेशन होता है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। कितना नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, इतना नंबर क्वेश्चन समझ में आया सर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है, हमेशा एक दूसरे को ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा अगर मान लीजिए 7 दिन में सीख जाता है, और खास करके उस बच्चे जो गाँव में रहते हैं उन लोग को बहुत अच्छा टाइम है कि मेरे साथ जोड़वाइए सबसे, और कंप्लीट आपको देखते रहेंगे सब लोग उन लोगों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 50 माइक्रोफराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट। यार विशिष्ट आविष्ट ऊर्जा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा बराबर हाफ सी बी स्क्वायर होता है ना, यू बराबर हाफ। इसका अगर बात करें 15 का, कहाँ चला गया, चलो हाँ, इसका सिंपल है यार, क्या होता है हाफ सी बी का स्क्वायर। इस पर कर देना, इस पर फॉर्मूला पर रखना, और रखने के बाद तो इसका देखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 में किसी पदार्थ का पारावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक, किस पदार्थ का, ये सुनो हाँ, किसका अधिक होता है बाबू, बहुत अच्छा बात है। तो देखो बाबू 1 से अधिक हमेशा होता है। ठीक है ना। किसी पदार्थ का पारावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, कितना से, 1 से अधिक होता है, 2 से नहीं। 0.5 से कम, वो तो कम हो गया ना, 0 से नहीं, 1 से अधिक होता है। ठीक है। अच्छा अगला बोल रहा है 17 नंबर, ये तो पहले पढ़ रहे हैं। वांडी गराफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, इसलिए शक्ति कायल उत्पन्न करेगा यार, उच्च धारा कायल उत्पन्न करे यार, जल क्यों उत्पन्न करेगा यार, ये तो कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या करता है, जो जनरेटर रहता है वो विभवांतर को उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। चले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, ये तो लगता है कि हर बार पूछता है, और इसका हमको बहुत निश्चित है कि आप लोग याद कीजिएगा, मैक्सिमम लोग इसका आंसर याद किए हुए होंगे। कह रहा है क्वेश्चन में 64 समरूप बूंदे, कुछ लोग हंस रहे होंगे, जी सर ये वाला तो मुझे याद है, इसका आंसर हम याद कर लिए हैं सर, बनाने नहीं आता बट याद कर लिए हैं सर। कोई बात नहीं है, इसका सोल्यूशन हम दे देंगे, आप मैसेज कीजिए ना, आप मैसेज कीजिए, नहीं बनेगा तो हम फिर से सोल्यूशन करके आपको भेजें। 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। अब बड़े बूंद की धारिता होगी। अब तुम लोग कहोगा कि सर इसका तो हम लोग ऐसे ही आंसर याद कर लिए कि 20 माइक्रोफराड होगा। देखो एक बात समझिए, जिन लोग से नहीं बन रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, चाहे ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है, रटिएगा नहीं तो वो हमको वो भी मैसेज करेंगे, और जिन लोग से बन गया है और जिन लोग का बना हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में एक फोटो खींचकर आप भेज दीजिए कि सर ऐसे हम बनाए हैं, क्या ये सही है या फिर गलत। बात समझ में आया? उससे क्या होगा कि जो बच्चे नहीं बनाए, हो सकता है कि कमेंट बॉक्स पढ़कर आपका सीख जाए, तो जिन लोग से बन जाता है वो बनाकर कमेंट बॉक्स में फोटो खींचकर डाल दीजिए। बात समझ में आई? चलिए 19 पर आते हैं। करा यदि 10 माइक्रोफराड
अगर 10 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। इस पर आवेश का फॉर्मूला तुम लगा देना। 10 माइक्रोफराड में दे रहा है तो इस पर क्वेश्चन नंबर क्या 19 का, तो क्वेश्चन नंबर 19 का फॉर्मूला अगर तुम लगा कर देखना क्या कर रहा है, सी दिया हुआ है और भी दिया हुआ है तो तुमको क्यू निकालना यार। तो इसमें सी यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर लगाए थे, उससे एक स्टेप पहले का फॉर्मूला लगा देना तो क्या हो जाएगा 19 का आंसर सी हो जाएगा। 5 × 10⁻⁻5 वोल्ट क्यू का वैल्यू निकाल देना। क्यों चलिए करा कि 20 में यदि एक शीशे की छड़ को हवा में संधारित्र 2 पट्टिकों के बीच घुमाया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी 20 का, तो बढ़ेगी बाबू का धारिता बढ़ जाएगा। ठीक है ना। 2 माइक्रोफराड तथा 4 माइक्रोफराड 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध में, दोनों को श्रेणी में रखना। इनके चरम सिरों पर इतना वोल्ट विभवांतर आरोपित करते इतना की विभवांतर। अब इसको क्या करना कि जोड़ देना, आरोपित किया जाए तो फिर संधारित्र के विभवांतर होगा 800 वोल्ट होगा। इतना पर सिर्फ तुम निकाल देना यार, देखना कितना आता है। पहले इतना पर चेक कर लेना, इतना से इतना, ठीक है। अगर इतना पर नहीं आया तो दोनों को जोड़ देना, उसके बाद इस पर अथी कर देना तो कितना होगा 800 वोल्ट होगा। चलिए 22 में बोल रहा है किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन ऊर्जा संचित का मान होता। यार जब U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर हो रहा है तो इसमें तुम दिमाग लगा सकता है यार कौन सा फॉर्मूला का, तो खाली वहाँ पर जब हाफ सी बी स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर। ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है, जो ध्रुवन होता है उसका परिमाण किस पर निर्भर करता है, स्थिति द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा पर, उष्मीय ऊर्जा पर, ए तथा बी दोनों पर, ए तथा नहीं ए तथा बी दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी भी होगा, ऑप्शन सी मतलब कि ए तथा बी दोनों पर निर्भर करता है। करा परावैद्युतांक सामर्थ्य का एसआई वोल्ट होता, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई वोल्ट होता। वाह क्या बात है 24 का, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा यार। जो विद्युत क्षेत्र का होता है ना वही इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। 25 का बोल रहा है वायु का समान दाब परावैद्युत समर्थ होता है। वायु का समान दाब समर्थ बोल रहा है विद्युत, वही निकाल दो यार, विद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला लगा देना तो 25 का क्या हो जाएगा 25 का डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है 26 में चित्र में प्रदर्शित ए और बी के बिंदु के बीच ए और बी कहाँ ए और बी है, तो खाली एकरे बीच निकालना, ये न कि तो हनी का करने लगना कि पूरा एकर कोची होगा। खाली ए जो बिंदु के बीच बोलेगा बस उसी बिंदु के बीच में हमको निकाल देना कितना वोल्ट है। तो वोल्ट यहाँ कर रहा है 190 है, एकरा पर जोड़ देना तो दोनों का 26 का आंसर हो जाएगा डी 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेट कर दीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 बोल रहा है चित्र में दिए गए परिपथ 4 माइक्रोधारिता के स्थायी स्थिति में संचित आवेश, तो 4 पर का निकालना है। पहले इसको कैलकुलेट करना, जो आएगा वो 4 पर का निकाल दीजिएगा तो 27 का कितना हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, सोल्यूशन इसको भी करिएगा, निकाल कर नहीं होगा फिर इसको बनाकर भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एक बार ये पूछ चुका 2 बार ये पूछ चुका, हो सकता है इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा इसमें क्वेश्चन बोल रहा है नीचे आओ, एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ दी जाती है जब इसके भूध्रित अर्थिंग सेकेंडरी गोले से घेर दिया जाता है तो उन गोलों की त्रिज्याओं क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बाई n-1 हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है 29 बोल रहा है एक पारावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र, इसको याद कर लीजिएगा बहुत ज़्यादा VBI n/n-1 हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। एक पारावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र के बीचों के बीच डालने से धारिता का मान क्या होता है, तो धारिता का मान बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। चला ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा एक वियुक्त चालक की इनमें से कौन सा अनुपात अक्षर होता है। बार भाई पूछा हुआ है और कह रहा कौन सा बात जो अक्षर होगा, तो आवेश बटे विभवांतर तो C बराबर Q/V, तो यही ना हो जाएगा। अब देखो इसमें तो देखो बाबू इस तरह से जितने भी आपका बनाया हुआ है और जितना भी हमने बना दिए हैं उस सब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और 1-2 बार आप रिपीट कीजिएगा। और रिपीट करने से होगा क्या कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन सोल्यूशन आपसे नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज भी कीजिएगा, तो हम उसका सोल्यूशन अवेलेबल करवा देंगे और साथ साथ में
उसका आगे की ओर बताते चलेंगे। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 4 को चैप्टर इतना 1 घंटा 1.5 घंटा में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपका लेकर आएंगे किसका, तो विद्युत धारा का लेकर आएंगे, ठीक है। और बाकी आप हमेशा बोल रहे हैं कि जिन लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार वीडियो अगर अपडेट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, हर एक वीडियो आपके पास से अवेलेबल रहेगा। मात्र 7 दिन में है, 7 दिन में आप लोग करिएगा प्रैक्टिस। कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।